Myself Prerna Goyal. You are welcome on Prerna's Word Online Classes and Mindful Talk podcast. Today my guest is Raj Kaushik जी. बहुत ही सर्वप्रिय व सर्वश्रेष्ठ कवि हैं. यह एक पत्रकार, कवि, लाइव डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार व कलाकार के रूप में अपना कार्यभार संभालते रहे हैं. ये एक बहुत महान मंच संचालक के रूप में भी अपना कार्य निभाते हैं. लेकिन आज की मंच संचालक मैं प्रेरणा गोयल, एक लेखिका, कलाकार, नृत्यांगना, खाना बनाने की प्रशिक्षक व अंग्रेजी भाषा की प्रशिक्षक आपके साथ कुछ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ. कार्य कठिन है लेकिन मैं इसको बहुत सरलता से निभाना चाहती हूँ. आज हम गुफ्तगू करेंगे राज कौशिक जी के साथ. देखते हैं इनकी जीवन की यात्रा कैसी है. राज कौशिक जी, आपका जन्म कहाँ हुआ व आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की? प्रेरणा जी, मेरा जन्म गाजियाबाद में ही हुआ है. अच्छा. और गाजियाबाद में ही पढ़ाई पूरी की है. एमए समाजशास्त्र तक मैं पढ़ा हूँ. वैसे हम लोग, हमारे जो पेरेंट्स रहे हैं वो जिला बिजनौर के रहे, लेकिन मेरा जन्म गाजियाबाद का है. कौन सी जगह गाजियाबाद में? गाजियाबाद में चौधरी मोड़ के पास एक बहुत पुराना मोहल्ला बाग भटियारी के नाम से है. अच्छा. उसमें बिल्कुल जीटी रोड के किनारे आपका घर है? हमारा घर था. अब तो नहीं. अच्छा, मैं करीब 35 साल तक उसमें रहा. उसके बाद वो किराए का मकान था. तो अब चूंकि आपने बचपन की बात की है तो मैं बस एक बात याद दिला दूं. आज जो हम जीटी रोड देख रहे हैं, इतनी चौड़ी रोड है, उस समय बहुत पतली सी सड़क हुआ करती थी. और उसके दोनों तरफ बहुत ही घने नीम के, शीशम के, पीपल के, जामुन के और आम के पेड़ हुआ करते थे, बिल्कुल हमारे घर से निकलते ही और सड़क के किनारे. और इतने पक्षी हुआ करते थे. तो चूंकि आज सब वो नजर नहीं आ रहा, तो मुझे जैसे आपने बचपन का नाम लिया वो याद आ गया. मैंने कहा बता दूं ये भी. नहीं, हमने भी अपना घर 82 में बनाया था जी. और उस समय भी गाजियाबाद में काफी खुलापन था. हाँ, बहुत. मगर धीरे धीरे इतना अब कंक्रीट का जंगल बन गया. विकास कहें या क्या कहें, कुछ समझ नहीं आता. मगर बहुत कंक्रीट जंगल खड़ा हो गया. आपने कितने वर्ष पत्रकारिता का कार्य किया? मैंने, अगर देखा जाए तो आजीविका के लिए पत्रकारिता ही मेरा पेशा रहा. अब तक क्या कहूँ, अभी भी है. हालांकि अब मैं मंच भी संभालता हूँ. जैसा आपने मेरा परिचय दिया, मैं कवि सम्मेलन, मुशायरे वगैरह पढ़ता हूँ, खुद भी उनको करता हूँ. मैं लगभग 16-17 साल का था, यानी एडल्ट भी नहीं हुआ था, तब से मैं पत्रकारिता में आ गया था. उस समय बड़े बड़े अखबार कुछ नहीं हुआ करते थे. साप्ताहिक अखबार का वो दौर था. और 2 अखबार बारी बारी करके मैंने, एक तो शाइला नरसिंह अरोड़ा थे, उन्होंने निकाला. एक मौन एक्सप्रेस उस समय अखबार निकलता था, मैं उनका संपादक रहा और करीब 3-4 साल में रहा हूँगा. उसके बाद दैनिक अखबार गाजियाबाद का दैनिक हिंट. अच्छा, दैनिक जागरण? हाँ, नहीं. ये मैं, जो आपने 82 की बात की ना, मैं भी लगभग वहीं से शुरू कर रहा हूँ. 83, उससे पहले हिंट साप्ताहिक था. अच्छा अखबार था, खूब चलता था. तो कुछ समय में साप्ताहिक में रहा, फिर वो दैनिक हुआ, दैनिक हिंट. और ये बात है 83 की, 1983 में मैं दैनिक अखबार में आ गया. उसके बाद लगभग मैं 3-4 साल उसमें रहा. वो पीरियड वो था प्रेरणा जी, मैं उस समय थिएटर भी करता था. तो बीच बीच में मेरे को थोड़े बहुत, एक फिल्म में भी काम मिला, कुछ टीवी सीरियल भी मैंने किए. तो कभी बॉम्बे, कभी हिंट में, इस तरह मैं करता रहा. लेकिन 86 में मैं बेंगलोर चला गया. एक वहां से कर्नाटक का पहला हिंदी दैनिक वहां से शुरू होने वाला था, आदर्श पत्र नाम से. तो मैं लगभग 1 साल बेंगलोर रहा. उसके बाद अमर उजाला उस समय लॉन्च हुआ मेरठ से. तो उनको जरूरत थी गाजियाबाद के लिए, तो मैंने वहां से अप्लाई किया, बेंगलोर से अप्लाई किया, और वहीं से मेरा फिर सिलेक्शन हुआ. फिर मैंने बड़े अखबार के तौर पे अमर उजाला में काम किया. 87 जनवरी 87 में मैंने अमर उजाला ज्वाइन किया. 2004 तक, यानी 17 साल और लगभग 6 महीने में अमर उजाला का ब्यूरो चीफ गाजियाबाद में रहा. 2004 में मैंने छोड़ा. उसके बाद कुछ 1-2 टीवी चैनल, 1-2 अखबार घूमते फिर मैं दैनिक जागरण तक पहुंचा. और मैं गाजियाबाद में लगभग 4-4.5 साल दैनिक जागरण का ब्यूरो चीफ रहा. अभी भी मैं, एक यूट्यूब चैनल है VVIP न्यूज, तो उसको मैं देखता हूँ.
पार्ट टाइम। तो अब आपने पत्रकारिता छोड़ दी? छोड़े नहीं, मैंने कहा ना यूट्यूब चैनल अच्छा, है। यूट्यूब चैनल हाँ, के थ्रू तो उसमें थोड़ा मैं जुड़ा हुआ हूँ, और दैनिक जागरण में भी रोजाना मेरी फोटो के साथ बातों बातों में कॉलम आता है, 2 शेर मेरे उसमें छपते हैं, और कुछ धार्मिक आर्टिकल भी महीने में 1 या 2 दैनिक जागरण में मेरे रहते हैं। आप कब से काव्य मंचों पर समर्पित व सक्रिय हैं? मुझे लगभग 12 साल हो गए। लगभग यही दिन थे, सावन चला गया, सावन के दिनों में मेरी शुरुआत हुई थी 12 साल पहले। और उस समय डीएलए अखबार था, जो कि अमर उजाला का एक हिस्सा हुआ करता था। अमर उजाला आगरा के जो मालिक थे वो थोड़ा अलग होके कंपनी से, उन्होंने डीएलए अखबार शुरू किया। मैं उसका संपादक था गाजियाबाद में। उस दौरान ये मेरी काव्य यात्रा बिना किसी पूर्व योजना के, बिना किसी तैयारी के, तो किसी ने अचानक शुरू आपको हुई। प्रपोज किया करने के लिए? नहीं, किसी ने आपको विचार आया, आपने काव्य पाठ लिखना भी शुरू किया होगा? किस एज से आपने काव्य पाठ लिखना? मैं वही बता रहा हूँ, 12 साल ही हुए हैं मुझे। अच्छा। उससे पहले मेरा सिर्फ इतना नाता था, जैसे मैं अखबार में था अमर उजाला में, मुझको सुनना बड़ा अच्छा लगता, शायरी कविता सुनना बहुत अच्छा लगता था। उस समय गाजियाबाद में कवि सम्मेलन, मुशायरे हुआ करते थे, रामलीला मैदान, घंटा घर रामलीला में पूरी रात को चलते थे। तो मैं पूरी रात बैठ के उनको सुनता था, और सुबह उसकी खबर भी मैं ही बनाता था। कोई सा भी एक अच्छी लाइन लेके उसकी हेडिंग आप बनाता था। 28 की बात कर रहे हैं? नहीं, 28 तो बहुत बाद में शुरू हुआ। अच्छा, उससे भी पहले। गाजियाबाद लोक परिषद एक संस्था थी, और हरप्रसाद शास्त्री, उन्होंने गाजियाबाद में कवि सम्मेलन, घंटा का रामलीला मैदान, 28 कवि नगर रामलीला मैदान। अच्छा। तो कैसे शुरुआत हुई, मैं थोड़ा वो बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं कथावाचक संत मुरारी बापू से लगभग 1990 से जुड़ा हुआ हूँ, एक श्रोता के रूप में। 1990 में गाजियाबाद में उनकी कथा थी, तो मैं उनके सानिध्य में आया। बापू को शायरी बहुत अच्छी लगती है। कथा में शाम के समय अक्सर इस तरह के मुशायरे होते हैं। तो 21 साल तक तो मैंने सिर्फ बैठ के सुना। अचानक ही जुलाई का महीना सावन का था, बहुत बारिश हो रही थी, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, गांधीनगर में डीएलए का ऑफिस था। अचानक ही एक पंक्ति मेरे दिमाग में, जहन में आई, काम करते करते, मैं कंप्यूटर में काम कर रहा था। वो पंक्ति थी, जाने वो क्या है जो अब तक हुआ नहीं है। एक लाइन आई, जाने वो क्या है अब तक जो अब तक हुआ नहीं है। उसमें ये सोचता रहा, ये क्या है, ये क्या है, क्या है। मैंने काम खत्म किया, बारिश हो रही थी बहुत तेज, लेकिन दूसरा कुछ मेरी समझ में नहीं आया कि इसके आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई अनुभव नहीं था। मैं फिर प्रेरणा जी स्कूटी उठा के मैं शहर में निकल गया, भीगता रहा मैं, लगभग 2 घंटे भीगा। कमला नेहरू नगर, संजय नगर, जो उस समय थोड़ा। क्या उम्र होगी आपकी? 12 साल पहली बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ। मुझे अभी ये नहीं पता अभी आपकी क्या उम्र है। समझ लीजिए 50 का होने वाला था तो। अच्छा। अभी मैं 2 दिन पहले ही मेरा जन्मदिन हुआ, 61 साल का मैं हो चुका हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं। जी। तो मैं ऐसे घूमता रहा, लेकिन बस यही चलता रहा, जाने वो क्या है जो अब तक हुआ नहीं है, जाने वो क्या है जो अब तक हुआ नहीं है। मैं अपने घर चला गया, घर में भी फिर मैं छत पे जाके बैठ गया, पानी बराबर बरस रहा था, मैं छत पे बैठ गया, जाने वो क्या है जो अब तक हुआ नहीं है। तभी दूसरी पंक्ति अचानक आती है, जाने वो क्या है जो अब तक हुआ नहीं है, मुझ में अभी कुछ है जो तूने छुआ नहीं। अरे वाह वाह वाह। बस मुझे लगा ये तो शेर हो गया। ये मेरा पहला शेर था, बिना किसी तैयारी के जो आया। और कहीं ना कहीं इसको, मतलब उस समय जो मेरी सोच रही, या जो मेरी पृष्ठभूमि वो पूरी सूफियाना रही, आध्यात्मिक रही, मुझको बहुत अच्छा लगा। फिर मैं भीगते भीगते जैसे उठा ना, तो उठते उठते अचानक दूसरा शेर आया, जाने वो क्या है जो अब तक हुआ नहीं है, मुझ में अभी कुछ है जो तूने छुआ नहीं है, उसने देखते ही मुझे दुआओं से भर दिया। अरे वाह। मैंने तो अभी सजदा भी उसको किया नहीं। अरे वाह वाह। तो ये 2 शेर ऐसे हो गए। फिर मैं गुजरात गया मुरारी बाबूजी के पास, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है, मैंने बताया, मैंने उनको सुनाए, बापू को बहुत पसंद आए, और अपनी कथाओं में अक्सर वो मेरा नाम लेके इसको बोलने लगे, उसने देखते ही मुझे दुआओं से भर दिया। मतलब तो बस वहां से मुझको प्रोत्साहन मिला, और वो मुझको उस समय सुबह शाम बैठा कर बहुत बहुत सुना करते थे। मैं जो भी लिखता था वो हालांकि वो उस समय, ये जो है ये सब मीटर में नहीं है, बहर में नहीं है, अगर वो जानकार लोग हैं, लेकिन ये भाव बिल्कुल अंदर के हैं। फिर धीरे धीरे मुझको पता लगा मीटर क्या, बहर क्या, क्योंकि इसका मुझे तो लगता है काव्य पाठ भाव ही है। जी, भाव प्रधान ये मीटर वीटर में तो हम बाद में बैठाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या है, जब हम मंच पे जाते हैं और सुना के कुछ पैसा भी लेते हैं, एक व्यवसाय के रूप में करते हैं, तो ये सब चीजें फिर देखनी पड़ती। आपने किन किन देशों में काव्य पाठ किया?
मैं मोरारी बाबू के साथ लंदन गया, अच्छा। केन्या गया। लंदन में 2 मुशायरे हुए। केन्या गया मैं। और विनोद अग्रवाल जी बहुत मशहूर भजन गायक रहे हैं, अब तो वो नहीं है, वो भी मुझे लेके गए मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। अच्छा। वहाँ हमारा खूब महफिल जमती थी और हम क्रूज पे 3 तो दिन। वहाँ सरकार की तरफ से कोई नहीं, ये उनका ही आयोजन? था, सरकार की तरफ से कोई नहीं अच्छा, था। प्राइवेट लोग प्राइवेट लोग थे, क्योंकि उनको आयोजन चाहने करते वाले, थे। सुनने वाले वो हर जगह, तो हर जगह वो लोग मिल जाते थे। मुरारी बापू के साथ? ये विनोद अग्रवाल जी का बता रहा हूँ। अच्छा। मुरारी बापू जी के साथ तो लंदन, केन्या और मैं अभी पिछले साल ही इंडोनेशिया, अच्छा। वहाँ बापू के साथ गया। मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर विनोद अग्रवाल जी ले गए। सिंगापुर से मलेशिया, ये हमारा 3 दिन की क्रूज की यात्रा थी। अच्छा। तो वो एक अलग अनुभव था। उस पे उनके भजन चलते थे, हमारी शेर व शायरी चलती थी। मैंने सुना एक बार कुछ लोग, कुछ कवि लोग थे, शायद रमा जी हैं जो यहाँ रमा सिंह जी, हाँ जी, हाँ, हाँ रमा जी, सिंह जी हाँ हाँ। गाजियाबाद की जो बड़ी अच्छी कवित्री हैं, तो वो एक बार अपना किस्सा सुना रही थी कि एक बार एरोप्लेन में जा रहे थे हाँ। और न जाने उसमें पता नहीं डिले हो गया या क्या हुआ, और इन लोगों ने उसी के अंदर अपना कवि सम्मेलन चला दिया और मतलब उस प्लेन के ही अंदर वो सब लोग जी, जी, एकदम जी, मग्न हो गए और इन लोगों ने, सब कवियों ने उसमें बहुत आनंद डाला। आनंद लिया। तो असल में मैंने भी, मेरी जब फर्स्ट पुस्तक प्रकाशित हुई गोवा में, उसका नाम भी प्रेरणा ही है, मैं भी काव्य पाठ थोड़ा लिखती हूँ, कोशिश करती हूँ, तो उसमें मैंने रमा जी को भी बुलाया था जी, जी। काव्य पाठ के लिए, कई कवियों को बुलाया था उसमें। हम्म। अब दोबारा कोशिश करूंगी राज कौशिक जी को बुलाने के लिए। आपने अभी तक कितने गजल संग्रह प्रकाशित किए हैं? मेरे 4 गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और चारों का ही विमोचन मुरारी बापू जी के हाथों हुआ है। और 5वां बिल्कुल तैयार है, वो कभी भी प्रकाशित हो सकता है। उसका नाम वगैरह सब कुछ फाइनल है। और उसके अलावा एक ये तो हम गजल संग्रह, एक पद्य में जो बापू की कथा थी गाजियाबाद में 1990 में, उसका भी मैंने एक संकलन किया था मुरारी बापू का मानस सत्संग नाम से। तो ये 5 किताबें 5 मेरी गजल संग्रह। किताबें। और आप दैनिक जागरण से क्या अभी भी जुड़े हुए हैं? मैं दैनिक जागरण से समझिए आंशिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। गाजियाबाद में रोज आना मेरा एक कॉलम बातों बातों में करके छपता है। उसमें 24 घंटे की जो भी कोई ताजा घटना पूरे देश की होती है, उस पे मैं 2 शेर, 2 या 3 अच्छा, वो मैं लिखता हूँ। मतलब घटना से संबंधित शेर वो बना हाँ मेरे देते हैं। रोजाना छपते हैं और 1 या 2 आध्यात्मिक लेख छपते हैं पूरे दैनिक जागरण ऑल एडिशन में, प्लस नई दुनिया भी दैनिक जागरण के पास है। दोनों अखबारों में छपता है। लेकिन जॉब नहीं कर रहा, जॉब मैं छोड़ चुका हूँ लगभग 6 साल पहले। तो ये आप फ्री में ही करते हैं? नहीं, इसमें रहता है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो आपका हिंदी ट्यूब चैनल कौन सा चल रहा है? वीवीआईपी न्यूज है। यहाँ एक वीवीआईपी ग्रुप है, बिल्डर्स हैं बहुत बड़े, परवीन त्यागी जी, उनका है। लगभग 3 साल से ये चल रहा है। अच्छा अच्छा। और आपने अभी तक कितने कवि सम्मेलन कर लिए होंगे? मैंने प्रेरणा जी 12 साल के दौरान लगभग 350 हो चुके हैं मेरे। मैं लगातार इसी में, अब दिन रात इसी में रहता हूँ, क्योंकि 6-6.5 साल पहले मैंने दैनिक जागरण एनसीआर में कवि सम्मेलन की शुरुआत मैंने ही कराई थी। उससे पहले दैनिक जागरण के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होते थे, तो दिल्ली एनसीआर में मैंने ही शुरुआत कराई थी। तो 350 हो चुके। इसमें जो मैंने कराए वो भी हैं और जो दूसरों ने कराए और मैं उसमें शामिल हुआ वो भी। 350 छोटे बड़े मिलाकर। अच्छा, आज भी एक सीक्रेट बताइए कि आप इतने सारे कवि सम्मेलन में जब जाते हैं तो क्या नई कविता इतनी जल्दी जल्दी बन जाती है? मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है। नई कविता शुरुआती जो साल होते हैं, 2 साल 3 साल कहते हैं, जब भी कोई रचनाकार शुरू करता है तो बहुत तेजी से उतरता है। इसको कहते हैं ना कविता उतरती, वो वास्तव में उतरती है, कोशिश करके नहीं होता। जैसे मैंने बताया जो मेरा शेर था, तो उस समय अगर वो लिख लिए जाए जैसे मैंने लिखे, उस समय स्थिति ये होती थी, रात में सोते सोते समय भी कोई पंक्ति याद आ जाती, सपने में भी, तो उसको जैसी आंख खुली अगर आपने लिख लिया तो ठीक है। अगर आपने सोचा सुबह लिखेंगे तो सुबह कुछ याद नहीं रहता। तो वो इतना कुछ इकट्ठा हो जाता है शुरू के 1-2 साल में। उसके बाद जब रचनाकार मंच पे जाता है, कुछ मंच के कायदे सीखता है, सलीके सीखता है, दांव पेच सीखता है, तो उसमें होता क्या, जो हमारा पुराना है ना
वो छूट तो जाता हमारे नहीं छूटेगा, वो हमारे लिए तो पुराना है, है। लेकिन आपने तो नहीं सुना ना कि 10 साल पहले मैंने क्या लिखा है। आपके तो लिए उसमें नया से है। कोई चीज में निकाल के जो भी मुझे अच्छा लगे, मैं हर प्रोग्राम में एक एक दो दो चीज देता रहूं। सुनाते कुछ रहो। नया भी आता है, कुछ पुराना ही नए रूप में प्रस्तुति होती है, प्रस्तुत इस हो, तरह से ही नया क्योंकि हो जाता जनता है। बदलती हाँ, रहती है। और नया ज्यादा मैं समझता हूँ 20-25% हम्म, भी अगर आप नया सुना रहे हैं तो ठीक है। हम्म, पुराना ही ज्यादा चलता है, लोग डिमांड ही पुराना हाँ है, जो आपका डिमांड शेयर कर हिट हो रहे जाता है हैं, उसी की डिमांड होती उसी की डिमांड। है, उसी से आपकी पहचान बनती मुझे आपका वो शेर बड़ा अच्छा लगता है, मैं बंटवारा चाहता है। हूँ, हाँ। बहुत अच्छा लगता है। अभी सुनेंगे आपकी, अभी जी चांस जी जी। आएगी। अच्छा, आपने ये जनपद के स्थापना दिवस पर मैंने सुना कुछ कार्यक्रम कराए। ये मैंने किया था शायद 2016 जब मैं दैनिक जागरण का ब्यूरो चीफ था। वो गाजियाबाद जनपद की स्थापना का 40वां साल था, 40 साल हो गए थे। 1976 में गाजियाबाद जिला बना था। तो मैंने प्रेरणा जी 14 दिन के अंदर 40 प्रोग्राम गाजियाबाद में किए, क्योंकि हम अच्छा 40वां जन्मदिन गाजियाबाद का बना रहे थे। इसमें 3 कवि सम्मेलन थे और बहुत से नाटक थे, कुछ मंदिरों में भजन कीर्तन भी थे, कुछ लोगों को बांटने के भी कार्य, अन्य संस्थाओं के सहयोग से। दैनिक जागरण के तो इसमें 2 ही प्रोग्राम थे, बाकी बाकी लोगों के सहयोग से 40 प्रोग्राम अच्छा, एक बात किए। बताइए, ये किसी ने कैसे डिसाइड करा कि कवि सम्मेलन रात को ही होगा, दिन में क्यों नहीं करते? दिन में तो लोगों के पास ज्यादा वक्त होता है। हाँ, मैं बताता हूँ। अब बदल गया है। जैसे हाँ, आज ही मैं कवि सम्मेलन से आ रहा हूँ, अजनारा हम्म, सोसाइटी है राजनगर एक्सटेंशन में, हाँ जी। वहाँ दिन में ही था। अच्छा, कवि हाँ, सम्मेलन कवि था। सम्मेलन ही था, 12:30 से अच्छा, लगभग 2:30 बजे तक। हम्म, पहले कवि सम्मेलन पूरी पूरी रात चला करते थे, हाँ, 10 बजे शुरू होते थे तो 4-5 बज जाता था। अब इतना समय किसी पर नहीं है, कवियों पर भी नहीं है। मुझे कई बार ऐसा होता है ना, आप पूरी रात जब निकाल देते हैं तो अगला दिन तो चला जाता है, तो वो इसलिए अगले बदल गया, अगले दिन फिर आप कुछ ये कर बदल नहीं गया है। सकते। और अब 6-6, 7-7 घंटे के भी नहीं होते, 3, अब तो शो की तरह होते हैं। हाँ, सच दो बात तो तीन ये, मंच घंटे में के। बहुत बदलाव आ गया, अब तो ये शो की तरह होते अच्छा, और आपने ये किस फीचर फिल्म और टेलीफिल्म वगैरह में काम किया है? हैं। मैंने एक फीचर फिल्म थी अनोखा इंसान, जैसे मैंने बताया मैं थिएटर करता था पहले। हम्म, कॉलेज के दिनों में मैंने शुरू कर दिया था, उसके बाद कुछ संस्थाओं से मैं जुड़ा, गाजियाबाद में बहुत किया, दिल्ली में किया, इलाहाबाद में किया। तो एक फीचर फिल्म बनी थी अनोखा इंसान। अच्छा, उसमें उस समय के, वो तो आप तो अभी भी उनको जानती हैं, रजा मुराद जी थे, हाँ हाँ, पद्मा राजा, खन्ना थी, बड़ी अच्छा मशहूर अच्छा, रही है, और बाकी तो काफी लोग नए थे। तो उसमें कॉलेज स्टूडेंट का मैंने रोल किया था, अच्छा। अनोखा इंसान। वो फिल्म रिलीज भी हुई थी, फुल फ्लैश फीचर तो फिल्म थी। आपने उसको क्यों छोड़ दिया फील्ड को? क्योंकि उस आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से तो यू आर वेरी गुड एक्टर। मतलब आपका जो बॉडी लैंग्वेज है मैं और बताता हूँ, हम्म, असल में क्या था, आज तो बहुत मंच हैं, हम्म, बहुत ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, इतने प्राइवेट चैनल हैं, सब कुछ ना कुछ नाटक दिखा चलते रहे रहते हैं। उस समय क्या था, फीचर फिल्म या ले दे के दिल्ली दूरदर्शन पे एक सीरियल जो संडे को आते थे, जिसमें आते रामायण थे। महाभारत भी आती थी, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। और मैं प्रेरणा जी बहुत ही साधारण परिवार का हूँ, मैं बताया ना 35 साल, जबकि मैं अमर उजाला का ब्यूरो चीफ हो चुका था 87 में, और मेरा एक जमाना रहा इस शहर में, तब भी मैं किराए के मकान में रहता था। तो उससे पहले तो स्थिति ये थी कि इतना नहीं हो पाता था कि हम बॉम्बे में रह के कुछ संघर्ष कर सकें, इतना पैसा नहीं था वहां रहने के लिए, बिना रहे कुछ कर नहीं सकते थे आप, और रहने के साधन नहीं थे। आपको लगता है कि कवि जैसे अपनी इतनी रातें बिताते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, इतने लोगों को एंटरटेन करते हैं, इनको इनफ मिल जाता है कि अब वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सके? हाँ, बहुत बदलाव आया है आ गया इस बदलाव। समय, इस फील्ड में पैसे की कमी नहीं है। अच्छा। मैं अपना बताऊं, मैंने जो दैनिक जागरण 6 साल पहले छोड़ा, तो मैंने ये सोच कर ही छोड़ा कि अब इतना या इससे ज्यादा तो मैं इस तरह से इस कमा तरह सकता से हूँ। कमा सकते। और अखबार में, और इसमें कि आप इंचार्ज हैं ऑफिस के, दोनों काम नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी शाम को ही ज्यादा होते हैं, कवि सम्मेलन मुशायरे शाम को ही आपको ऑफिस में वक्त देना होता है। तो उधर तो आप काव्य पाठ कर रहे हैं, मंच पे बैठे हैं, उधर फोन आ रहा है, कोई घटना घट रही है गाजियाबाद जैसे शहर में। बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझ के मैंने दैनिक जागरण छोड़ा था, और मुझे लगा मैंने सही समय पे सही निर्णय लिया। रिटायरमेंट की उम्र तो मेरी अब थी, मैं 5 साल और उसको चला सकता था, लेकिन मैं बराबर। तो आपने अब पक्का निश्चय कर लिया कि मुझे काव्य पाठ में ही हाँ बिल्कुल, ये तो है।
तो अब आप अपनी कोई काव्य रचना हमें सुना दीजिए, जिससे हम आपके कवि होने का एहसास कर सकें, अच्छे से एहसास कर सकें, प्लीज। जो आपने जिन पंक्तियों का जिक्र किया, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। बिल्कुल सही। उसमें 3-4 शेर गजल है पूरी, कि मैं बंटवारा कराना चाहता हूँ। जब बंटवारे की बात होती है तो लोग बुरा मानते हैं, बंटवारा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक शायर के नाते मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ शायद अच्छा लगे आपको, कि मैं बंटवारा कराना चाहता हूँ, तेरे हिस्से में आना चाहता हूँ, और तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। और इसमें एक शेर है प्रेरणा जी, क्योंकि इन दिनों श्राद्ध भी चलने, पितृपक्ष चल रहा है, तो इसमें अपने पिता की याद भी है। और आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम बच्चों को क्या बनाएं। सब पेरेंट्स इसी में लगे रहते हैं, हम भी जब बच्चे छोड़े थे इसी में लगे रहते थे, तो क्या बनाएं वो मैंने कहने की कोशिश की है। मैं बंटवारा कराना चाहता हूँ, तेरे हिस्से में आना चाहता हूँ, तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूँ, ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, उन्हें तुम सा बनाना चाहता हूं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। हमारे बच्चों में हमारे माता पिता वाली अगर संस्कृति आ जाए तो सारी समस्याओं का समाधान। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, उन्हें तुम सा बनाना चाहता हूँ। और ये अगले शेर में एक और समस्या आज की, कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो फेसबुक से, मुझे बाहर निकालो फेसबुक से, मैं सच में गुनगुनाना चाहता हूं। वेरी गुड वेरी। हम नकली दुनिया में उसमें फंसे हुए हैं और असली दुनिया को भूल रहे हैं। तो ये 4 शेर आप देखिए, जब आप लोग काव्य पाठ करते हैं, मैंने तो आपके बहुत सारे काव्य पाठ अटेंड करे, कितना आनंद आ रहा होता है, उसके बावजूद भी लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। और अब तो कभी शायद मना करने लगे, तुम्हारे सामने लाइव चल रहा है, रिकॉर्ड क्यों कर हो रहा है, उसको नहीं देखते, उन्हें रील ही देखनी है बस। देखनी है, तो रियल नहीं। ये रियल में समझ ही नहीं आता, बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला हिसाब है। तो आप एक मनोरंजन के फील्ड से जो है, इसके आधार पर आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मनोरंजन अपना कैसे करो, कितना जरूरी है, और मतलब किस राह पे चलो कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भरपूर हो, और समाज में तुम एक उदाहरण बनो, एक खुशी, दूसरों की खुशी को उभारे जी। वो एक सबसे बड़ी चीज है। मुझे लगता है आज की दुनिया में हमारी खुशी कुछ छिनती सी जा रही है। बिल्कुल। देखिए, बूढ़े माँ बाप घरों में अकेले रह रहे हैं, बच्चे दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, तो क्या जीवन रह गया? तो ये खुशी के जो मौके हैं वो हमें ढूंढने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, है ना? तो जैसे आपका वो एक शेर भी है, खुशी का बहाना चाहिए, कैसे है वो? हाँ। क्या है वो? जी वो बिल्कुल याद है। रोने के 100 बहाने हैं जहां पर तो रुलाने के लिए 100 बहाने हैं जहां पर तो रुलाने के लिए, एक बहाना ढूंढ लो हंसने हंसाने के। वेरी गुड वेरी गुड। तो प्रेरणा जी, इसमें एक शेर है जैसे आपने अभी बताया, वो बिल्कुल दो लाइनों में कहता हूँ। शोहरतों की ख्वाहिशों का ये तमाशा, वेरी गुड। हर आदमी मशहूर होना चाहता कैसे भी। शोहरतों की ख्वाहिशों का ये तमाशा खूब है, लोग पंजों पर खड़े हैं कद बढ़ाने के लिए, किसी भी तरह कद बढ़ाने की जल्दबाजी है। और जैसा आपने मनोरंजन की बात की, तो मैं आपको बताऊं, देखते ही देखते बहुत कुछ बदल गया, बहुत बदल। गाजियाबाद की अगर बात करें, हमारा जो बचपन था, मनोरंजन के साधन गिने चुने हुआ करते थे, लेकिन फिर भी सब खुश रहते थे। सब परिवार के लोग साथ में बैठ जाना, सर्दियों में मूंगफली खाना, हफ्ते में एक दिन मूवी आती थी, उसको भी चाव से देखते मत, वो भी सबके घर में टीवी नहीं होते थे, पड़ोसी के घर जाके देखना, तो छोटे छोटे साधन, क्योंकि ख्वाहिशें बहुत ज्यादा नहीं, पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं था, फिर भी खुश रहते थे। अपेक्षाकृत आज तो लोग बहुत ही ज्यादा संपन्न हुए हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, अकेलापन, खासतौर पर गाजियाबाद की राजनगर कॉलोनी की बात करूं, जिसमें ऐसी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि जब मकानों से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ के देखा, तो उसमें जो बूढ़े माँ बाप हैं वो डेड बॉडी निकली है, और बच्चे विदेशों में रह रहे हैं। तो ये सब विकास के साइड इफेक्ट हैं। बच्चों को हम बहुत पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा पढ़ें,
लेकिन गाजियाबाद की एक सीमा है, अच्छे कॉलेज की एक सीमा है, वो बाहर जाके पढ़ते हैं, फिर बाहर के होके रह जाते हैं। प्रेरणा जी, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि लड़कियां तो शादी के बाद विदा होती हैं, लेकिन ये जमाना ऐसा, लड़के तो इंटर कर ले उसके बाद पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं दूसरे शहरों में, तो उनकी तो विदाई छात्र जीवन से हो जाती है, फिर वो मेहमानों की तरह आते हैं। क्योंकि फिर पढ़ाई के बाद जॉब भी, गाजियाबाद में तो कोई इतनी बड़ी कंपनी है नहीं, इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद विदेशों में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, वही के होकर रह जाते हैं। मुझे तो लगता है आजकल के बूढ़े माँ बाप बड़ी चिंताग्रस्त सिचुएशन में है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता बच्चों को भेजना ठीक है कि नहीं, और बच्चे भी जाने के बाद ऐसा बदल जाते हैं कि उन्हें माँ बाप की होश ही नहीं रहती। थोड़े दिन तक तो ये कनेक्शन समझो टेलीफोन से या फोटो से, इन चीजों से चलता है, उसके बाद तो लगता है जैसे भूल ही गए कि माँ बाप भी जीवन में थे। ये एक समस्या सी खड़ी हो गई है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से इंसान इस खुशी को वापस अपने जीवन में लाए। एक जमाना था जब परिवार में 10-5 जो भी लोग होते थे संग बैठते थे तो हंसी के ठहाके वो सब बंद हो इतने गया। होते थे कि पेट और छाती पकड़े नहीं, संभाल नहीं आती थी, इतना हंसते थे हम लोग किसी जमाने में। आज तो जिस दिन अगर हंसी आ भी जाए तो इंसान ये सोचता आज ही क्या हो गया, जैसे कि ये अजूबा हो गया। हंसी चेहरे पे आना दिल से, कि आपका पेट भी थक जाए हंस हंस के, वो एक अजूबे की तरह हो गया। तो मैं तो कहूंगी आप लोग जो काव्य पाठ करते हैं, और बहुत ही अच्छी चीज है, एक आप अपनी काव्य रचना वो और सुना दीजिए। मैं अपने यंग दोस्तों से कहता हूँ कलाई हाँ कैसे हाँ कैसे हाँ संभालना, वो आप वो बताइए। मैं, हाँ, पूरी गजल, ये 5वां हाँ मतलब बाद का शेर है ये। हाँ ये मेरी गजल बहुत मशहूर है प्रेरणा जी, मेरी हाँ, नहीं पहचान की मुझे गजल बहुत बन गई है। पसंद है, हाँ आपकी हर गजल की फैन हूँ जी। मैं। और मैं बताऊं ये इसकी भूमिका कैसे, हालांकि कहते हैं उतरता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली से जा रहा था तिरुपति बालाजी, मेरी बेंगलोर की फ्लाइट थी, वहां से फिर बाय रोड जाना था, तो फ्लाइट में बैठे हैं तो मैंने ये सोचा कि मैंने एक पत्रकार के रूप में कितनी फोटो के नीचे कैप्शन लगाए हैं। फोटो जो छपती है अखबारों में, नीचे एक लाइन लिखी होती है, जो पूरा फोटो का विवरण होता है, उसको कैप्शन बोलते हैं। तो मैं सोचने लगा कि अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी की फोटो को कैप्शन लगाना चाहूं तो क्या होगा। तो मैं ये सोचते सोचते एक शेर हुआ कि अगर नाचूं नहीं तो पाँव मेरे टूट, अगर नाचूं नहीं तो पाँव मेरे रूठ जाते हैं। हम सब भी कहानियां बहुत कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, तो अंदर से आक्रोश ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। अगर नाचूं नहीं तो पाँव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। वेरी गुड। जब कुछ करना चाहते हैं तो हजार अड़चनें आती हैं। वेरी गुड। अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं, और जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। और इसमें एक शेर है, कहाँ रुकना कहाँ चलना जरूरी है समझ, वरना जिन्हें पाने को हम दौड़े वो पीछे छूट जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर वो शेर है कि कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कि ज्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाते हैं। तो जो मर्यादा है उसका ख्याल रखना चाहिए। और आजकल की घटना, ये कंगन टूटना एक प्रतीक है। आप देख रहे हैं कि क्या नहीं हो रहा प्यार मोहब्बत के नाम। क्या नहीं। मैं तो देखिए बस आपसे ये और एक क्या कहना चाहिए, अपील करना चाहूंगी या सजेशन देना चाहूंगी कि जैसे आप लोग तो एक माहिर कवियों में से हो गए, मगर जैसे पिछली बार आप, वो क्या नाम था उसका, बाबरा जो है लड़की, हिमांशी बाबरा, जिस प्रकार से आप हिमांशी बाबरा को मंच पर लेकर आए, वो बिल्कुल न्यू काव्य पाठ करने वाली लेडी है। इस तरीके से कोई काव्य पाठ आपको न्यू काव्य पाठ करने वालों के लिए भी अरेंज करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये एक तरीके का प्रचलन अगर चलता रहेगा और हम मोटिवेट करते रहेंगे आने वाली जनरेशन को कि ये एक खुशी लाने का मौका है, या एक तरीका है कि आप किसी के फेस के ऊपर स्माइल लेके आए,
तो वो भी एक बहुत अच्छी बात होगी। देखिए मैं आपको बताऊं, दिसंबर से लेके मैंने दिसंबर में एक प्रोग्राम किया था कवि नगर रामलीला मैदान में, जो नया ऑडिटोरियम बना है, वो इसी तरह के सभी लोगों के लिए खुला मंच था। उसमें 65 लोगों ने काव्य पाठ वेरी किया गुड, था, वेरी गुड। 4-4 5-5 मिनट का, 65 उसमें। कहाँ? कवि नगर में? कवि नगर स्टेडियम, वो नया ऑडिटोरियम बना है स्टेज के नीचे हाँ, अंडरग्राउंड है, उसी में करा था। उसमें था। और अच्छा, वो लगभग 6.5 घंटे वो चला था। अरे वाह। उसके बाद उसी में हमने घोषणा की थी जनवरी में, फिर हमने और भी बड़ा हिंदी भवन में रखा था प्रोग्राम, उसमें 137, उसमें और भी नोएडा के, दिल्ली के, गुड़गांव, फरीदाबाद के 137 इसी तरह के लोग थे। बहुत से लोग तो पहली बार ही मंच पे खड़े थे। हाँ, वही तो। 137, वो 9.5 घंटे प्रोग्राम चला था, दोनों का संचालन मैंने किया था। तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश ऐसा हम करते रहते हैं। तो आपको लगता है कि ये फील्ड या ये मंच हमें आगे चलाती रहना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल चलाते रहना चाहिए। देखिए इसके पीछे हर आदमी कुछ ना कुछ करने के कमाना चाहता है, वो तो एक बहुत सामान्य सी नहीं, बात है। देखिए कमाना तो एक बात है। जैसे मैं पॉडकास्ट डालती हूँ, जी मुझे कई लोग बोलते हैं इस समय में डालो, उस समय में डालो, कि आपके व्यूज अच्छे आएंगे। जी जी, मेरा ऑब्जेक्टिव कतई वो भी नहीं व्यूज रहता, का नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यह है कि हमारी बात दूसरों के कान तक दूसरों पहुंचे, तक पहुंचे। दूसरों तक पहुंचे कि हम क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या करना बिल्कुल चाहते बिल्कुल, हैं। व्यूज वगैरह कोई अपने को यूट्यूब का वही लालच नहीं है। यूट्यूब थोड़ी किसी को अमीर बना देगा, वही। वो एक बात तो ही नहीं है कोई भी हमारे काम हम अंदर। करते तो अपनी संतुष्टि है। आत्मसमर्पण है हमारा, दूसरी ये है कि जैसा आपने आत्मसंतुष्टि कहा, है। जो भी हम संदेश दे रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, वो दूसरे तक पहुंचे। हाँ। हमारा ये फर्ज भी है, कर्तव्य भी है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ प्रेरणा जी, जैसा आपने पूछा कि ये इस फील्ड में लोगों को आना चाहिए, ईमानदारी से काम भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी वो सब कुछ वैसा नहीं है जो स्टेज पर नजर आ रहा दिखाई है। देता है। देखिए सबके प्लस और माइनस होते हैं, लेकिन वो सबके होते हैं। कोई कितना भी बड़े से बड़ा काम कर रहा हो तो वो सब होते हैं, हम उनको उसको छोड़ देते हैं। हमें जो दिखाई दे रहा है उसका प्रभाव भी अच्छा ही हो रहा है, पब्लिक जो सुन रही है उसको कुछ समय के लिए अच्छा लग रहा है। और हमारे यहाँ तो जैसे विष्णु सहस्त्रनाम है, हमारी धार्मिक किताब है, उसमें भगवान के 1000 प्रायवाची नाम बताए गए हैं। उसमें 132वें नंबर पर कवि है, भगवान का एक नाम कवि भी है। अच्छा। सोचिए कितने बड़ी हम लोगों का सम्मान है, हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि कवि लोग शायद लोग रचना करते हैं, अब वो रचनाकार वो है ही सबसे बड़ा, तो शायद इसलिए कहा गया है। उसमें कहा गया अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से परे है वो कवि देख लेता है। कहते हैं ना, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। तो उस तरह भी हमको थोड़ा थोड़ा वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो जड़ है वो क्या है, कि हम प्रायवाची अब ईश्वर के नाम की। तो थोड़ी उसमें भी ईमानदारी बरतनी चाहिए, और थोड़ा उस तरह का कर्तव्य भी निभाना चाहिए। ये मेरा कहना है। तो अगर हम इस फिलोसफी को भी साथ में लेके चलें तो निश्चित रूप से हम अपना फर्ज अच्छी तरह निभा पाएंगे। लोगों का मनोरंजन भी होगा, उन्हें अच्छा भी लगेगा, और कुछ वो सीख भी पाएंगे। तो थैंक यू राज कौशिक जी, बहुत अच्छा लगा। ऑडियंस, आपने राज कौशिक जी को लाइव सुना और बहुत ही मजा आया मुझे तो इनसे बात करके। और ये बहुत ही अच्छी काव्य पाठ करते हैं, और इनको हमेशा सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, इनकी मंच को हमेशा देखने के लिए आए, और हमेशा देश के हर इंसान के चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश करें। हंसी ही सबसे बड़ी चीज है जो काव्य पाठ हमें देता है। हंसी ही वो चीज है जो हमें जीवन में जिंदा रखती है। धन्यवाद ऑडियंस। आप प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। माय चैनल इज यूट्यूब जिंदगी के पल बाय प्रेरणा गोयल, and website is spokenenglish.com. Thank you very much.